हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का स्टार्ट किया था पोर्शन। लाइक वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जहां हमने बेसिक एलिमेंट्री केनाल में जो मैंने आपको एलिमेंट्री केनाल पढ़ाया था दैट वाज द माउथ या माउथ कैविटी, जो बकल कैविटी वाला हमने किया था, है ना। देन pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, and then large intestine. ये एलिमेंट्री कैनाल का एक बेसिक फ्लो चार्ट है जिसमें से हमने बच्चों माउथ, बकल कैविटी, फैरिंग्स एंड ईसोफेगस यहाँ तक का कॉन्सेप्ट देख लिया था। वैसे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई मेजर डाइजेशन हो भी नहीं रहा। बस मैंने कहा था बकल कैविटी में सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, ओके। उसके बाद में फैरिंग्स जो है वो मैंने बताया था कि फैरिंग्स जो है कॉमन पैसेज होता है फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। सो फॉर डाइजेशन जब फैरिंग्स में फूड जाता है तो वो ईसोफेगस में भेजना होता है उसको, राइट। तो जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, उसकी जो ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, वो फिर फ्लैप से एपिग्लॉटिस से वो क्लोज करवा देता है ताकि फूड जो है वो ईसोफेगस में आए। ये हमने फैरिंग्स के लिए पढ़ा था और ईसोफेगस में पढ़ा था कि फैरिंग्स से फूड को वो ट्रांसफ़र करता है स्टमक से, और स्टमक में ट्रांसफ़र करने के लिए ईसोफेगस का जो मूवमेंट होता है जिसको हमने पढ़ा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स, उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो उस मूवमेंट के थ्रू उसने फूड को स्टमक में पहुंचा दिया था। और मैंने आपको कहा था कि उसके बाद में जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो मसल बंद हो जाता है ताकि फूड स्टमक से वापस ईसोफेगस में ना जा सके। मैंने यहाँ तक आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ाया था। अब हम इसके आगे देखते हैं, यानी कि स्टमक में देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन स्टमक। तो जैसे ही खाना पहुँचता है स्टमक पे, तो इस दौरान यूँ समझ लो 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्योंकि इसका एंजाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एंजाइम्स बिल्कुल लॉक एंड की हाइपोथेसिस फॉलो करते हैं। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए सलाइवरी अमाइलेज है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा, वो किसी और न्यूट्रिएंट को टच भी नहीं करेगा। सो 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डाइजेस्टेड क्योंकि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था और उसने फूड के अंदर का सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्ट को डाइजेस्ट करना माउथ से ही चालू कर दिया था, ठीक है। तो अब तक जब स्टमक पे फूड पहुंचता है तो ऑलमोस्ट, ये मेरा 30%, ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। मतलब मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ, कुछ इतना इतना मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है। सो 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डाइजेस्टेड। इस दौरान प्रोटीन्स और फैट्स, दो और न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज उनके एंजाइम्स नहीं आए हैं। एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाया है, दे आर बायो कैटलिस्ट, जो चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फूड से एनर्जी लेनी है तो चीज़ें जितनी टूटेंगी उतना खुल के, उतना क्लैरिटी से, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तभी तो तोड़ने का काम हम माउथ से फिजिकली मैस्टिकेशन करके तोड़ते हैं, फिर स्वॉलो करके अंदर ले जाते हैं तो वहाँ एंजाइम्स उनको तोड़ते हैं। ये है मेन काम। अब समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होता है, अब गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड। अब मतलब फूड जो स्टमक में पहुंच गया है वहां पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए अब गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड, ठीक है। पहले तो स्टमक में थोड़ी देर फूड स्टोर्ड भी होता है क्योंकि हम जैसे खाना खाते हैं बच्चों, तो अगले 3 घंटे एटलीस्ट 4 घंटे तक अपने को इतना रिक्वायरमेंट नहीं लगता है कि हम दोबारा प्रॉपर खाना खाएं, बिकॉज स्टमक स्टोर्स द फूड ऑल्सो। बाय द टाइम इस बीच वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। अब गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन।
इससे बनता है पेप्सिन। दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। म्यूकस prevents the stomach wall from getting damaged by HCl। और HCl का काम क्या है, तो अलग कलर से लिख देते हैं। HCl का काम है एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेक्स द माइक्रोब्स। थर्ड, प्रोवाइड्स प्रॉपर pH 1.6 फॉर पेप्सिन टू एक्ट, ठीक है। ये इनके फंक्शंस हैं। देखो, गैस्ट्रिक जूस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, ठीक है। HCl का काम है, ये पेप्सिनोजेन जो है इट इज इनएक्टिव एंजाइम, ये अभी मतलब एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप देखते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिरप्स आते हैं ना, कुछ सिरप्स पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट वो पाउडर थोड़ी ना खाना होता है, उसको क्या करते हैं, फिर उसी में दिया हुआ होता है स्टेराइल वाटर, वो मिला के फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, तब पिया जाता है ना, कुछ वैसा समझ लो। तो पेप्सिनोजेन फिलहाल इनएक्टिव एंजाइम होता है, उसको HCl एक्टिवेट करता है, तब ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनता है, ये एक्टिव फॉर्म है इसका, मतलब ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये एक्टिवेशन का काम भी HCl का होता है, और उसके बाद HCl की वजह से जो स्टमक के अंदर, जो फूड के अंदर माइक्रोब्स हैं, वो भी वो चेक करता है। और प्रॉपर pH भी प्रोवाइड कराता है 1.6 फॉर पेप्सिन टू एक्ट, ये ACT है, ठीक है। आपको आई डोंट नो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फॉर पेप्सिन टू एक्ट, ठीक है। तो पेप्सिन को काम करने के लिए लो pH चाहिए, 1.6 pH चाहिए होता है, फाइन। तो वो pH भी वो प्रोवाइड करा रहा है। तो पेप्सिन वर्क्स एट एसिडिक pH ऑफ 1.6, तभी वो क्या करता है, मेन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोसिस में। तो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हो चुका था, हाँ, बट ये भी लिख सकते हो स्टॉप्स आफ्टर HCl सिक्रीशन, मतलब HCl के होने से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन वहीं रुक जाती है, बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज इतने pH पे काम नहीं कर सकता है। तो यूँ समझ लो, स्टमक पे आके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो 30% हो चुका था वो वहीं रुक गया है। अब क्या हो रहा है, अब पेप्सिन आ गया है, और पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा है। तो यूँ समझ लो, स्टमक में अब प्रोटीन्स भी ऑलमोस्ट 30 to 40% डाइजेस्ट हो चुका है। ये 30 to 40% मैं मेरे अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, मतलब शुरुआत कर दिया है उसको तोड़ने का। 1 स्टेप ब्रेकिंग से कुछ नहीं होता। फूड तो हमने चबा के खाया था ना, तो भी सोचो कुछ नहीं हुआ, चबाने के बावजूद पेप्सिन उसको 30 to 40% ही तोड़ पाया है, पूरा नहीं टूटा है। और ये जो HCl रिलीज हुआ था, ये HCl क्या करता है, ये HCl स्टमक के वॉल्स को बचाता है, क्या बोल रही हूँ मैं, म्यूकस जो है वो HCl से स्टमक के वॉल्स को बचाता है। मतलब ऑब्वियसली एसिड होता है, तो एसिड से स्टमक के जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए म्यूकसी कोटिंग, वो ल्यूब्रिकेशन टाइप बिल्कुल म्यूकसी स्लाइमी सा चीज़ होता है जो स्टमक के वॉल्स में लग जाती हैं, ताकि HCl से स्टमक के वॉल्स डैमेज ना हो। तो ऐसे करके ये गैस्ट्रिक जूस फूड को मिक्सिंग, चर्निंग करके फाइनली
यूँ समझ लो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, 30% to 40% प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके हैं। फाइन चिल्ड्रन, यहाँ तक तो ये हुआ। अभी भी सिर्फ मतलब कोई खास डाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, इतना सही हो पाया है ना। तो मेन डाइजेशन अब ख़त्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सो नाउ कम्स द फूड। अब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, नाउ सेमी डाइजेस्टेड food reaches the duodenum of small intestine। ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में पहुंचता है, ठीक है। अब डिओडिनम में क्या क्या आता है? डिओडिनम है, इसमें एक तरफ तो आता है बाइल जूस फ्रॉम लिवर, दूसरा आता है सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक, और तीसरा है पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, ठीक है। ये आ गए। अब बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस का काम है प्रोवाइड्स एल्कालाइन pH, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ओके बच्चों, तो अब क्या हुआ? डिओडिनम में एक तो बाइल जूस फ्रॉम लिवर आया, ठीक है। इसमें एक और लिख लो, कंटेन्स नो एंजाइम्स, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता तो भी डाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो मैं बता रही हूँ। तो बाइल जूस आया लिवर से, तो उसका क्या फंक्शन है? पहला मेन फंक्शन है वो एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टमक में देखो एसिडिक पीएच था, तो एसिडिक पीएच में सिर्फ पेप्सिन काम कर सकता है, बाकी के कोई एंजाइम नहीं काम कर सकते हैं। सो दैट हैज़ टू बी नाउ कन्वर्टेड इनटू एल्कलाइन, तभी फिर बाकी एंजाइम्स जो है वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एल्कलाइन पीएच बाइल दे देता है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बाइल का है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्योंकि बच्चों मैंने आपको अभी पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट 30 to 40% हो चुका है, प्रोटीन्स भी 30 to 40% हो चुका है, लेकिन फैट्स का मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। और डाइजेशन का ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट लोकेशन है, यहाँ के बाद तो अब डाइजेशन कहीं होना ही नहीं है, तो फिर डाइजेशन की लास्ट जगह बची है। और फैट्स मैंने आपको कहा कि तोड़ना वन स्टेप प्रोसेस हो ही नहीं सकता, हमने च्यू कर लिया, एंजाइम मिल गया था माउथ और स्टमक में इसके कार्बो एंड प्रोटीन्स के, तो भी सिर्फ 30 to 40% डाइजेस्ट हुआ। तो सोचो लास्ट लोकेशन पे फैट्स एक बार में पूरा कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? अग्री करते हो ना? तो उसके लिए बाइल जूस जो है वो एक काम करता है, फैट्स को ना इमल्सिफाई कर देता है ताकि फर्दर ब्रेकडाउन आसान हो जाए। तो देख रहे हो आप, कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस, ताकि एंजाइम जब उसके ऊपर काम करे तो फिर फाइनल ब्रेकडाउन उसकी हो जाए। तो यूँ समझ लो फैट्स की डाइजेशन अब चालू हुई है। तो पहले वो ग्लोब्यूल्स बना जो बाइल ने कराया, ठीक है, और बाइल में इसीलिए कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसीलिए डाइजेशन के लिए बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होता है एक तो पैनक्रिएटिक अमाइलेस
फॉर कार्बोहाइड्रेट, मैं कार्ब्स लिख रही हूँ, ठीक है। देन पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स और पैनक्रिएटिक लाइपेसेस फॉर फैट्स। तो अब पैनक्रिएटिक जूस जो आया उसमें फिर बाकी के एंजाइम, क्योंकि मैंने कहा ना सिर्फ वो 30 to 40% डाइजेस्ट हुए हैं, तो अभी भी एंजाइम्स चाहिए फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल दीज 3 न्यूट्रिएंट्स। ये 30 to 40%, ये भी 30 to 40%, और अब तो फैट भी 30 to 40% बोल सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो कंप्लीट अभी मतलब आधा से भी कम डाइजेशन हुआ है, तो उनको तोड़ने के लिए पैनक्रियाज अपने जूस में ये तीनों एंजाइम मिला के भेज देता है। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना फर्दर तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ट्रिप्सिन्स जो है, ट्रिप्सिन उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है प्रोटीन्स को, और लाइपेसेस फैट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो पैनक्रिएटिक जूस के ये जो तीनों एंजाइम्स है जो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं, तो अब जाके फूड जो है यहाँ ऑनवर्ड्स, नाउ द फूड इज ऑलमोस्ट 80% डाइजेस्टेड। यहाँ के बाद में अब फूड जो है वो 80% डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अभी ऑलमोस्ट 80% डाइजेस्टेड फूड है, और अभी भी मतलब सोचो 20% बचा हुआ है कंप्लीट। मतलब आप डिओडिनम में हो, देन ऑल्सो फूड अभी भी 80% है, यानी आगे और भी डाइजेशन होना है। तो अब क्या होता है, तो अब ये होता है कि डिओडिनम से मतलब जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है हम लोग, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको करवाया था ना जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पर ठीक है, तो इस रास्ते में अब वो आगे बढ़ता चला जाता है, रुक के डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है और डाइजेशन भी चल रहा होता है। तो देखते देखते डिओडिनम से जेजुनम में जैसे आते हैं, तो यहाँ पे जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस आता है जिसका नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। तो इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो फाइनली डाइजेस्ट कर देते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को। सक्कस एंटेरिकस enzymes of all nutrients contains enzymes of all nutrients that finally digests them and converts them into their simpler forms। यानी कि सक्कस एंटेरिकस में वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उन सब के एंजाइम सक्कस एंटेरिकस के पास होता है। इसने जब वो एंजाइम भेजे तो वो फूड को फाइनली डाइजेस्ट कर देता है, और फाइनली डाइजेस्ट करके और उनके जो उनकी सिंपलर फॉर्म्स है उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी अब इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं टूट सकता, वो अपने बिल्कुल एंड मतलब अंतिम टुकड़े पे आ चुका है। अभी वो टूट रहा था, पहले 30-40% टूटा, फिर अगला 30-40% टूटा, तो 80% तक टूट गया है। लेकिन फाइनल टूटना इनके थ्रू होता है, और फाइनली जब टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स completely broken down to form ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो ग्लूकोज उसका सिंगल यूनिट होता है,
वो बना देता है। सिमिलरली प्रोटीन्स गेट अंग्रेजी get completely broken down to form amino acids। प्रोटीन्स का सबसे फाइनल यूनिट मतलब बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिला दो, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एंड फैट्स गेट completely broken down to form fatty एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को मिला दो, मतलब इनको ज्वाइन कर दो, तो फैट्स के यूनिट्स या मोनोमर्स बन जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज द सक्कस एंटेरिकस विच डज द फाइनल डाइजेशन, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये वो चीज़ें हैं जिससे एनर्जी हमें मिलनी है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो एक तो ये हो गया। अब द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ें बन गई, अब ये जेजुनम तक आते आते हो चुका होता है, ठीक है। और जेजुनम से इलियम में ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी है, ये सिर्फ डाइजेशन हुआ है, अभी इसका अब्जॉर्प्शन होना बाकी है। तो इंटेस्टाइन के ही इन पार्ट्स पे absorption of nutrients take place in small intestine, ठीक है। और absorption करने का जो स्ट्रक्चर है वो है विलाई, richly supplied with ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होने का रीज़न ही यही है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। सो जितना ज़्यादा ब्लड कैपिलरी उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल कैन बी डन। तो इसीलिए विलाई में ये ब्लड कैपिलरी ज़्यादा होते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और प्लस विलाई की डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। यहाँ ये फंक्शन में लिख सकते हो, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं और दिस इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई। तो सिंस ब्लड कैपिलरी ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो दोनों मिला के ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करनी है। ओके चिल्ड्रन? तो ये तो हो गया विलाई में अब्जॉर्प्शन। अब अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? सो अनडाइजेस्टेड फूड, अब मतलब जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है वो तो इन्होंने ले लिया, अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। दे गो टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर नो डाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है। तो नो डाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर अब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर आप कम पानी पीते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन उसी फूड, अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी पानी जा रहा है उसको अब्जॉर्ब करके बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरा करेगा। लेकिन अगर आप ओरली अच्छा खासा पानी पी रहे हैं तो फिर बॉडी को एडजस्टमेंट करके पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, दे कांट डेफिकेट ईजिली, है ना। तो ये है, तो वो ज़रूर कंडीशनल वाटर का देख लेता है और उस हिसाब से वो काम करता है। रेस्ट अनडाइजेस्टेड
फूड मैटर लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ठीक है। वन इज सीकम, देन देर इज कोलॉन एंड देर इज रेक्टम। तो सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ये तीनों पार्ट्स में वो अनडाइजेस्टेड फूड पास ऑन करता है एंड फाइनली रेक्टम में स्टोर्ड होता है और स्फिंक्टर मसल्स वहाँ लगे हैं। जब भी प्रेशर ब्रेन का सिग्नल आता है देन इट इज स्फिंक्टर ओपन्स एंड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और स्फिंक्टर से याद आया बच्चों, स्फिंक्टर हर ओपनिंग पे लगा है, जैसे ईसोफेगस से स्टमक के बीच में भी लगा है, स्टमक से जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ भी लगा है, ओके, ताकि वो बैकफ्लो फूड का ना हो, बस ये चेक करते हैं स्फिंक्टर। स्मॉल से लार्ज, लार्ज से फिर आउटसाइड, तो सब लगे हुए हैं, ठीक है। एंड वाया एनस द थिंग्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया कंप्लीट डाइजेशन। तो इसको आपको 3 न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, डाइजेशन कहाँ चालू हुआ? माउथ में, ठीक है। देन स्टमक में कुछ नहीं हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पैनक्रिएटिक जूस, देन सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूं आपके लिए, देखो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्टेड इन माउथ, ये समरी है, ठीक है। स्टार्टेड इन माउथ, फिर कंटिन्यूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय pancreatic amylase, then completed by succus entericus। ये तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया समरी कि माउथ में चालू हुआ सलाइवरी अमाइलेस बाय सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। देन कंटिन्यूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैनक्रिएटिक अमाइलेस एंड देन सक्कस एंटेरिकस ने कंप्लीट किया। देन प्रोटीन्स का देखें हम, प्रोटीन्स का स्टार्टेड इन स्टमक, ब्रैकेट में लिख रही हूँ गैस्ट्रिक जूस, देन पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, वो जो एंजाइम था वो ट्रिप्सिन था, है ना। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन में क्या डिफरेंस है? तो पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है? पेप्सिन एसिडिक में काम किया, ट्रिप्सिन एल्कलाइन में काम किया, ठीक है। और नेक्स्ट सक्कस एंटेरिकस, कंप्लीटेड बाय सक्कस एंटेरिकस, completed by succus entericus, ठीक है। और फैट्स का क्या करेंगे? फैट्स का टेक्निकली बच्चों थोड़ा बहुत फैट्स ना मामूली सा स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मैं लिख रही हूँ स्टार्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बाइल जूस, आपको याद होगा इमल्सिफिकेशन से, उसके बाद में कंटिन्यूड बाय पैनक्रिएटिक लाइपेस, और उसके बाद में कंप्लीटेड बाय सक्कस एंटेरिकस। तो ये समरी हो गई इनकी डाइजेशन की, ओके। और ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसका बाई प्रोडक्ट है, इसका अमीनो एसिड, इसका ग्लूकोज ये बाई प्रोडक्ट है जो विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ऑल दैट। तो ये पूरी गाथा है आपके डाइजेशन की, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लार्ज इंटेस्टाइन में आपने एक चीज़ देखी होगी अपेंडिक्स वाला। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल यानी कि बॉडी में प्रेजेंट तो है बट प्रेजेंट इन बॉडी
इन बॉडी बट नो फंक्शन, बॉडी में प्रेजेंट है बट कोई भी फंक्शन अपेंडिक्स का नहीं होता है, तभी तो अपेंडिक्स की ऑपरेशंस हो जाती हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, रीज़न यही है। ठीक है, ये है अपेंडिक्स की कहानी। ठीक है, तो दिस इज अपेंडिक्स। और इससे ये भी मुझे याद आया, एक्चुअली अपेंडिक्स क्यों प्रेजेंट है, तो ऐसा माना गया है कि अर्लियर जब अर्ली मैन का टाइम होता था तब क्या होता था, तब दे यूज टू ईट रॉ फूड, तो रॉ फूड की वजह से वो क्या करते थे, डाइजेशन में लंबा टाइम लगता था। तो इवन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म होके अब्जॉर्प्शन भी हो जा रहा है, बट उस टाइम पर डाइजेशन लंबा चलता था, इवन लार्ज इंटेस्टाइन तक वो पोर्शन तक खिंचता था, बट धीरे धीरे कुक्ड फूड खाने की आदत पड़ती गई, तो फिर वो पोर्शन काम में नहीं आया और अपेंडिक्स बन के रह गया हमारी बॉडी में। इसीलिए नाउ इट्स ऑफ नो यूज़, बट प्रेजेंट है, लोगों को इनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो लोग ऑपरेट करके हटा भी देते हैं। इट्स दैट, सो दैट इज़ अपेंडिक्स। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आया, इससे आप ध्यान रखना, जितनी भी कैटल्स होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं, इनके ना बच्चों, दे हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत लंबा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्यूलोस इन प्लांट्स, खाना जो वो प्लांट्स खाते हैं उसमें सेल्यूलोस होता है, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सेल्यूलोस को उनके इंटेस्टाइन्स लंबे होते हैं हर्बीवोर्स के। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट है आपके डाइजेशन रिलेटेड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो दिस इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। अब आप ध्यान से वीडियो देखो, इस चीज़ को समझो, जानो। और उसमें आपके एक बुक में एक और चीज़ लिखा है, डेंटल केयरीज। वो तो आप लोग बड़े बच्चे हो यार, डेंटल केयर कैसे करना है, यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो रीड दैट आउट ऑल्सो, अंडरस्टैंड कि डेंटल केयर कैसे रखना है। ठीक है, एंड आई थिंक आई एम डन। आप लोग बस ध्यान से पढ़ो, समझो एंड जस्ट डू इट। ठीक है, चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।